हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो सीटेट की एग्ज़ाम है वो दिसंबर लास्ट से शुरू हो जाएगी और जनवरी तक चलेगी। इसलिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और रटने का काम ना करें। जितना हो सके आप लोग हर टॉपिक को समझिए, क्योंकि ये समझ ही होगी जो एग्ज़ाम हॉल में आपके काम आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले थे? हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन, ये हमारे पेपर 1 में पूछा जाता है। 1 to 5 का जो एग्ज़ाम होता है पेपर 1, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ईवीएस बोलते हैं ना, ईवीएस। इसका फुल फॉर्म ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ देता है कि ईवीएस का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन में एक आपका रहेगा, 4th ऑप्शन होते, एक आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी होगा, एक आपका होगा इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो बहुत कोई क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंटल साइंस पे टिक करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि ईवीएस का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन होता है। क्लियर है? अब ईवीएस जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि ईवीएस क्लास 3 से 5th तक होती है। ठीक है, क्लास 3 से 5th तक आप लोग के एनसीईआरटी बुक में ईवीएस पूछा जाता है, लेकिन 1 to 5th में क्यों नहीं? 1 to कहाँ गया? क्लास 1 में ना पूछा जाता है ना 2 में पूछा जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, क्लास 3 और 5th में क्यों पूछा जाता है? 3 से 5th तक क्यों पूछा जाता है? तो क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो ईवीएस को क्लास 1 और 2 में, क्लास 1 और 2 में गणित और भाषा के रूप में उसका अध्ययन करता है। ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है क्लास 1 और 2 में भाषा के तरह लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, गणित के संदर्भ में इसे पढ़ाया जाता है हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होते हैं किस किस क्लास में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होते हैं ये क्लास 1 और 2 में नहीं होते, क्लास 3, 4th और 5th में हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आता है। इस चीज़ को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ईवीएस जो है हमारा, उसमें 3 सब्जेक्ट, ईवीएस में 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। कौन कौन सा है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान, सोशल स्टडीज़ सामाजिक अध्ययन। क्लियर है? हमारा जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है उसमें 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, एकीकृत किया जाता है, एक साथ उसे पढ़ाया जाता है। ये हमारा तीनों सब्जेक्ट जो होता है वो ईवीएस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को एकीकृत रूप में देखता है। ठीक है, एकीकृत रूप में देखता है, एक दूसरे से जोड़ के देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा को पढ़ाया जाए कि प्रकाश संश्लेषण ऐसे होता है कि पौधा है, जैसे सूर्य की किरण पड़ती है उसके पत्तों पे तो वो क्रिया होती है, वो जो प्रोसेस जो बताया जाता है। अब ऐसा ना हो कि उसे प्रोसेस बताया जाए और वो समझ ले कि ओ ये साइंस की क्वेश्चन है।
ठीक है, ये हमसे साइंस पूछा जा रहा है। जब उसे खेत के बारे में बताया जाए या फिर किसी भी हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाए, तब उसके दिमाग में ये थॉट ना आए कि ओ ये इस सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चा जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट को, चाहे वो हमारा पर्यावरण का अध्ययन हो या फिर पर्यावरण का विज्ञान हो या फिर सामाजिक अध्ययन हो, इन सब को एकीकृत रूप में देखता है, एक दूसरे से जुड़ के। ठीक है, अलग अलग करके उसे नहीं देखता है, ना सोचता है। ठीक है, इसलिए हमारे ईवीएस में इन तीनों को, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इन तीनों को एक साथ जोड़ देता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे, हमें इसमें पढ़ना बहुत सारा टॉपिक है जो जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, जैसे दांडी मार्च। अब ईवीएस जो है हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कुछ का मिश्रण है। ठीक ना, आप लोगों ने अभी देखा 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते। इसमें हम लोग देखेंगे दांडी मार्च हो गया, ठीक है, और कर्णम मल्लेश्वरी, जो अधिकतर इसके बारे में क्वेश्चन आता है, उनके बारे में जानेंगे। और मधुबनी पेंटिंग जो हमारी मधुबनी की है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक जो एग्ज़ाम में लगातार पूछा गया है, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कर्णम मल्लेश्वरी को देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी इम्पॉर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। किस टाइप से पूछे जाते हैं, चाहे तो आपसे इसे एक वर्ड में पूछ लेगा कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, ऑप्शन में दे देगा, या फिर आपके पास 4 ऑप्शन देंगे और जिसमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे, और आपके पास ऑप्शन क्या दे देगा, इनमें से सही कौन है, 1, 2 या सिर्फ 2 या सभी या 1, 2 और 3। ठीक है, इस तरह से आप लोग के पास ऑप्शन दे देगा। इसलिए आप लोग ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये आंध्र प्रदेश से थी। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से थी। ये एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है, वेट लिफ्टर थी। ये 130 केजी तक का भार वेट उठा सकती थी। ये काम इसने कब शुरू किया वेट लिफ्टिंग का, इन्होंने 12 साल की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया था। इसने 29 मेडल जीते थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते थे। ठीक है, शी इज ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी, इंटरनेशनल लेवल पे ये वेट लिफ्टर थी। क्लियर है? कहाँ की थी कर्णम मल्लेश्वरी? आंध्र प्रदेश से थी। क्या करती थी? वेट लिफ्टर थी। कितना वेट उठा सकती थी? 130 केजी तक का वेट ये उठा सकती थी। इसने ये काम कब से शुरू किया वेट लिफ्टिंग का? 12 साल की उम्र से ही इसने ये काम शुरू कर दिया था। ठीक है, इसने कितने मेडल जीते थे? वेट लिफ्टिंग कर रही है तो मेडल भी तो जीतेगी ना। हर चीज़ को कनेक्ट कीजिए किसी ना किसी चीज़ से। ठीक है, कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप कनेक्ट करेंगे उतना आपको हर चीज़ दिमाग में सेट होगा। तो सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी को ही कैसे याद करेंगे? अब देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी बड़ा हार्ड नाम लगता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश भी बहुत हार्ड सा नाम लगता है। ठीक है, तो इतना सेट रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी हार्ड है नाम इसका, बहुत ज़्यादा अलग सा। ठीक है, कहाँ की होगी? आंध्र प्रदेश की है। क्या है कर्णम मल्लेश्वरी? वेट लिफ्टर है। कितना वेट उठा सकती है? 130 केजी तक। कब ये शुरू की थी? 12 साल की उम्र में शुरू की थी। और कितने मेडल जीते थे? 29। ठीक है, क्लियर है? इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, अब ये मधुबनी पेंटिंग क्या है?
तो चलिए देखते हैं मधुबनी पेंटिंग को। चलिए मधुबनी पेंटिंग देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग, यह पेंटिंग बिहार की है। ठीक है, मधुबनी हमारा कहाँ है? बिहार में है। और ये जो पेंटिंग है हमारी, ये बिहार की है। ठीक है, और इनका नाम मधुबनी पेंटिंग जो पड़ा, वो मधुबनी के नाम पे ही इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। ठीक है, यह लोक कला का एक प्रकार है। ठीक है, यह पेंटिंग चावल के आटे से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है हमारी मधुबनी पेंटिंग? चावल के आटे से बनाई जाती है। और कलर के लिए, कलर देने के लिए इसमें नील, इंडिगो जिसे कहते हैं, हल्दी, कलर ऑफ फ्लावर्स एंड ट्री, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं? हमारी मधुबनी पेंटिंग में कलर देने के लिए नील का उपयोग करते हैं, हल्दी का, फूल और पेड़ पौधे के जो कलर्स होते हैं उसका यूज़ होता है। ठीक है, इस पेंटिंग में ह्यूमन बींग्स, ट्री, पौधे, फ्लावर्स, फूल, बर्ड, पक्षी, फिश, मछली एंड मैनी अदर एनिमल्स, इन पेंटिंग में क्या क्या होता है? ह्यूमंस को दिखाया जाता है, पौधे को दिखाया जाता है, फ्लावर्स को दिखाया जाता है, एनिमल्स को दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग को एक मधुबनी पेंटिंग ही दिखा देते हैं। दिख रही है? ये है मधुबनी पेंटिंग। इसमें क्या क्या दिखाया गया है? इसमें क्या क्या दिखाया गया है? ह्यूमंस को दिखाया गया है, एक महिला है इसमें। ठीक है, एनिमल्स को दिखाया गया है, फ्लावर्स को दिखाया गया है, ट्री को दिखाया गया है। दिख रही होंगे आप लोग को, ये हमारी मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, अब चलिए, तो क्या क्या हुआ? हमारा मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है। ये, इसका नाम मधुबनी के ही नाम पे पड़ा था। ये लोक कला का एक प्रकार है। मधुबनी पेंटिंग जो होती है वो, उसे बनाने में चावल के आटा का यूज़ होता है। ठीक है, उससे जब डिज़ाइन करते हैं तो वो किससे करते हैं? चावल के आटे से करते हैं। और उसमें कलर किसका भरते हैं? हल्दी का, नील का, फ्लावर्स के, ट्रीज़ के, इन सब के कलर उसमें भरा जाता है। ठीक है, और ये पेंटिंग हमें क्या दिखाता है? इस पेंटिंग में ह्यूमंस, इंसानों का फोटो होता है, पिक्चर होता है, पौधे का होता है, मछली का होता है, बर्ड्स का होता है, पक्षी का होता है, इन सभी उनके कला में दिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी किसे कहते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है। उत्तराखंड को, हमारा जो उत्तराखंड है उसे फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो उत्तराखंड है उसे फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी। अब ये फूलों की घाटी आप लोग उत्तराखंड में एक मूवी में देखे होंगे। इनकी मूवी है विद्या बालन, और याद नहीं आ रहा है मूवी का नाम, पर उसमें एक सीन जो था वो उत्तराखंड का ही था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे, एक मतलब पूरा खेत ही फूलों से भरा हुआ था। उसे फूलों की घाटी कहते हैं, जो उत्तराखंड में है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल होते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा फूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। चलिए नेपेंथिस देखते हैं। नेपेंथिस क्या है? एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक, इसका आकार घड़े के जैसा होता है और मुंह जो होता है एक पत्ते से ढका होता है।
ठीक है। इसका जो आकार शेप होता है पिचर्स लाइक शेप होता है, घड़े के आकार का होता है और मुंह एक पत्ते से कवर होता है, ढका होता है। ये पौधा इंसेक्ट्स, फ्रॉग को खा जाता है। ठीक है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो कीड़े पतंगे उड़ते रहते हैं उसे मेढक हो गया, फ्रॉग हो गया, इसे खा जाते हैं। ठीक है, और वो इन कीड़ों मकोड़ों को अपने और आकर्षक करने के लिए, अपने तरफ बुलाने के लिए क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल निकालते हैं। ठीक है, इनमें एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल होती है, महक होती है, खुशबू होती है, जिसका यूज़ वो किस चीज़ के लिए करते हैं, कीड़े मकोड़ों को नज़दीक लाने के लिए। उसके स्मेल से जो हमारे कीट पतंग होते हैं वो क्या होते हैं, खींचे चले आते हैं उसके पास और वो उनका निवाला बन जाते हैं। तो इसकी इमेज आप लोग को दिखा देते हैं। ये प्लांट्स होता कैसा है, ये होता है निफेंथिस ट्री। ठीक है, पौधा, ये उसका शेप होता है, ये जो होता है इसका मुंह, और ऊपर जो है ये लीफ है, पत्ता है, जिससे जो इसके मुंह को ढक देता है। क्लियर है, इसके मुंह को ढक देता है, कवर कर देता है, और इसके अंदर से एक स्मेल आती है बहुत ही खुशबूदार, जो कीड़े मकोड़े को उसको खींचने का काम करती है, उसके नज़दीक लाने का काम करती है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इतना क्लियर हो गया है। निफेंथिस कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक, इसका आकार जो होता है घड़े के जैसा होता है, और इसकी जो मुंह होती है वो पत्ते से कवर रहती है, ढकी होती है, और ये क्या करती है, एक बहुत ही खुशबू स्मेल रिलीज करती है, निकालती है, किस लिए, कीड़े मकोड़ों को नज़दीक लाने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्रोटन प्लांट्स। ठीक है, क्रोटन पौधा क्या है, ये पौधा जो है एक सजावटी पौधा है। ठीक है, ये एक सजावटी पौधा है जो घर में रखा जाता है सजावट के लिए। अब ये पौधा होता कैसा है, चलिए वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। ये पौधा कुछ इस तरह का होता है, बहुतों के घर में ये होगा, सजावट के लिए मम्मी, बहन, भाई सब कोई लगाते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रेटोन प्लांट्स। ठीक है, जो घर में सजावट के लिए लगाया जाता है। अब इसकी खूबी क्या है, आप लोग ने अपने घर पे देखा होगा, थोड़ा भी इसमें अगर पानी की कमी हो जाती है, थोड़ी सी भी, आपकी सारी प्लांट्स जो होगी वो खिली खिली रहेगी, भले उसमें पानी कम हो लेकिन वो खिली रहेगी। और इसमें अगर कमी आ जाए तो इसकी पत्ती डाउन हो जाती है, तुरंत मुरझाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, मुरझाना शुरू कर देती है। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो पौधा होता है इसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ड्राई होती है। ठीक है, ये जो पौधा होता है अगर इसकी मिट्टी जो होती है, इसकी जड़ें ज़्यादा अंदर जाती नहीं है। ठीक है, ये इसकी जब टॉप सॉइल, जो ऊपर की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, जो टॉप सॉइल, अगर उसमें पानी की कमी हो जाए, ठीक है, तब इसका सिग्नल के तौर पे क्या होता है, इसका पत्ता मुरझाने लगता है। वो एक सिग्नल होता है इस पेड़ का कि पत्ता मुरझा रहा है, यानी अब इसे पानी चाहिए। क्लियर है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है, क्रोटन प्लांट्स एक सजावटी पौधा है जो घर में लगाया जाता है, और इसकी टॉप सॉइल जो होती है अनुपजाऊ हो जाने पे सिग्नल के तौर पे इसकी पत्ती जो होती है वो मुरझा जाती है। ठीक है, और इसकी जड़ें जो होती है वो ज़्यादा अंदर नहीं होता है, ऊपर से कुछ नीचे होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं अब। रेगिस्तानी ओक, यह क्या है? यह एक पेड़ है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जमीन के उस गहराई तक बढ़ती है जब तक वहाँ पानी ना पहुँच जाए, ठीक है। रेगिस्तानी ओक क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक पेड़ है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी जड़ें जो होती है, मान ले ये इसकी जो जड़ें होती है ये इतनी गहराई तक होती है जब तक इसे पानी ना मिल जाए, इसे पानी ना मिल जाए, ठीक है। इतने गहराई तक इसकी जड़ें जाती है। इसे जब पानी मिल जाती है इसकी जड़ों को, तो ये क्या करता है? ये पानी को खींच के अपने तने में इकट्ठा करते जाता है, ठीक है। पानी मिलने पे ये पानी को खींचता है और अपने तने में इकट्ठा करता है, ठीक है। इनकी जड़ों द्वारा जमीन से अवशोषित किए गए पानी इस पेड़ के तने में इकट्ठा रहते हैं। अब क्या होता है? जब यहाँ पे पानी का अकाल पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तब यहाँ के लोग क्या करते हैं? पेड़ के तने में एक अंदर पतला सा पाइप करके वो पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स जो मैं लिख रही हूँ ये आप लोग के लिए है, ताकि आप लोग इस पॉइंट्स को लिख के रखें, आप लोग को याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। रेगिस्तानी ओक, ठीक है, रेगिस्तानी से ही समझ जाइएगा, यानी पानी का वहाँ कमी होता है, ठीक है। यह एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब रेगिस्तानी ओक है तो यानी पानी की कमी होगी, यानी इसका पेड़ कहाँ जाएगा? जमीन के बहुत अंदर, बहुत गहराई तक, जहाँ इसे पानी मिल जाए, ठीक है। अब ये पानी क्या करेगा? ये पानी को अपने तने में ले जाएगा और वहाँ इकट्ठा करेगा। और जब भी वहाँ पे पानी की अकाल आती है, कमी होती है, तब वहाँ के लोग एक पाइप, पतली सी पाइप इस तने में लगा के पानी को इकट्ठा करते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे अब देखते हैं। चलिए स्लोथ का अब देखते हैं। ये क्या है? स्लोथ जो होता है ये भालू के जैसा दिखने वाला एक जानवर है, ठीक है, जो 17 घंटा तक सोता है। अब ये क्या करता है? ये एक पेड़ है, ठीक है। अब स्लोथ जो होता है वो भालू के जैसा दिखता है। वो इस पेड़ पे चढ़ेगा, ठीक है। वो 17 घंटा सोता है, और कैसे? उल्टा लटक के। पेड़ पे, जिस पेड़ पे भी वो रहता है उस पे वो उल्टा लटक के सोता है। हफ्ते में एक पेड़ पे रहता है, एक हफ्ते में, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एक हफ्ता में इस पेड़ पे गया, ठीक है, उल्टा लटक के सो रहा है, एक हफ्ता तक वो इसी पेड़ पे रहेगा, हाँ। और इसकी जितनी भी पत्ती होती है वो सारी खा जाता है, ठीक है। 40 साल में वो सारी पत्ती खा गया। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर वो दूसरी पेड़ पे चढ़ेगा, फिर से उसका वही काम, उल्टा लटक के सोता है 17 घंटा, सारी पत्तियों को खा जाता है, ठीक है। 40 साल में 8 ट्री में, 40 साल में वो सिर्फ 8 ट्री में रहता है, ठीक है। उसका वही का काम है, रोज का जाएगा, चढ़ता है, एक हफ्ता उस पे रहता है, पूरी पत्ती को खाता है, उल्टा लटक के सो जाता है। हफ्ते में एक बार वो पेड़ से उतरता है। आप लोग जब भी स्लोथ को पेड़ से उतरा हुआ देखेंगे समझ जाइएगा वो रिलीफ के लिए उतरा है, ठीक है। अच्छा फील करता है जब उतरता है। होता है ना, एक काम करते करते उब गए, तो यार ये भी कितना काम करेगा, एक ही काम, उस पेड़ पे चढ़ो, उल्टा लटको, सो और खाओ पत्ती, कितना करेगा, कब तक करेगा? वो भी थक जाता है, तो क्या करता है, उतरता है कभी कभार,
ठीक है, एक बार उतरेगा, थोड़ा आराम करता है, थोड़ा सा देखता है हाँ कुछ और भी है दुनिया में, फिर वापस से उसी पेड़ पे। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप लोग को स्लोथ भी कैसा होता है ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्लोथ आखिर में होता क्या है जो इतना आराम करता है। ये स्लोथ महाराज क्या है जो इतने आराम करते हैं, बस पत्तियों को खाते हैं और सोते हैं। इन्हें भी देखना जरूरी है, ये दिखते कैसे हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल पे वीडियोस में। थोड़ी और देख लेते हैं। चलिए, नाम लिया और स्लोथ महाराज हाजिर। ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, भालू के जैसे पेड़ पे अभी भी ये चिपके ही आपको मिलेंगे। पेड़ पे अभी भी चिपके हुए हैं और पत्तियों को खाएंगे। ठीक है, तो ये है स्लोथ। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग अब झूम फार्मिंग देख लेते हैं। झूम फार्मिंग, झूम की खेती। ठीक है, झूम की खेती क्या है? जैसे फसल को उगाया गया, ठीक है, फसल को उगाया गया, कुछ साल बाद फसल को उगाए, कुछ साल बाद इन फसलों को काटा गया। ठीक है, अब इस जमीन को क्या किया गया? खाली छोड़ दिया गया। अब इस जमीन में कुछ नहीं उगाया जाएगा। ठीक है, इसे कुछ साल तक खाली छोड़ दिया जाएगा। और जब किसी भी जमीन को खाली छोड़ देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है? कोई भी पेड़ पौधा घास जंगल सब बन जाता है। ठीक है, उस टाइम क्या किया जाएगा? इन जितने जंगल जो उगे हुए हैं आते हैं एक साल बाद, ठीक, इस जंगल सबको काटते हैं और जला देते हैं एक जगह इकट्ठा करके। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं? जब ये जंगल को जला देते हैं, इनकी जड़ें तो रहती है अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? वो लोग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसमें खड्डा करना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस पे जमीन पे खोदते हैं, थोड़ा थोड़ा खोदते हैं। ठीक है, ताकि ये जो जड़ है ये सब बाहर ना निकले। ये प्लांट सब निकल जाता है जो जला हुआ रहता है, और ये जो जड़ है वो मट्टी में ही जमीन के अंदर ही रह जाती है, और वो सब वैसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या होता है? ये सब जो इकट्ठा हो जाता है, ये जो अंदर जड़ रहती है मट्टी की, ये सब भी जमीन को उपजाऊ बनाती है। जो जला करके खेत में छोड़ दिया जाता है, ये सब भी मिट्टी में मिल के मिट्टी को क्या करती है? उपजाऊ बनाती है। और उसके बाद दोबारा से इसमें फिर से खेती की जाती है। ठीक, और फिर से खेती करके फिर वही प्रोसेस, खेती जो फसल उगा उसे काट देना है, फिर एक साल तक उसे छोड़ देना है, फिर जंगल उगेंगे उसमें, फिर से उस जंगल को काटना है, जला देना है। ठीक है, फिर वही प्रोसेस, उस सारे जले को उसी जमीन में छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा खोदना है और जमीन को छोड़ देना है। इससे जमीन उसकी उपजाऊ होती जाती है। क्लियर है? तो झूम फार्मिंग यही है। आगे देखते हैं। पाशमीना शॉल के बारे में जानते हैं। पाशमीना शॉल देख लेते हैं। पाशमीना शॉल जो होता है यह कश्मीर में बनाया जाता है। ठीक है, 6 स्वेटर, हमारे जो 6 स्वेटर होते हैं
इक्वल टू उसके एक पासमीना सॉल होते हैं। ठीक है, हमारा ये 6 स्वेटर आप मिला लीजिए तब उनका एक पासमीना सॉल होता है। इतना ज़्यादा गर्म होता है और इतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग 6 स्वेटर ना पहने ठंड में, जब ठंड बढ़ेगी तो आप लोग 6 स्वेटर ना पहने, आप लोग एक पासमीना सॉल खरीद ले और उससे आराम से आपका 6 स्वेटर का काम चल जाना है। ठीक है, वहाँ के जो बकरी होते हैं उसके जो फर होते हैं उस पर एक कोट सी जम जाती है। ठीक है, क्यों जम जाती है? क्योंकि वहाँ पे जो बकरी होती है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पे -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वहाँ का -40 डिग्री सेल्सियस पे वह रहती है। ठीक, तो जिसके कारण क्या होता है, उससे ठंड से उसके जो फर होते हैं, बाल जो होते हैं ऊपर के, उसमें एक कोट सी जम जाती है। ठीक है, एक कोट सी परत जमने लगती है। ठीक है, उसके बाल जो होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, बहुत पतले। ठीक है, मान लीजिए हमारी एक बाल, ठीक है, ह्यूमन का एक हेयर, एक सिंगल हेयर, ठीक है, उसके हमारे एक सिंगल हेयर में उसके 6 बाल आ जाएंगे। इतने पतले होते, इतने ज़्यादा पतले होते हैं हमारे एक सिंगल हेयर में, समझ लीजिए उनके वो 6 हेयर हो गए, बाल हो गए। ठीक है, पासमीना सॉल को मशीन से नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि ये इतने पतले होते हैं कि संभव नहीं है कि इसे मशीन से बनाया जा सके। ये हाथ से बनते हैं और इसे बनाने में 250 घंटे लगते हैं। समझ गए? पासमीना सॉल कश्मीर में बनाए जाते हैं। ठीक है, कश्मीर में यह पाया जाता है। हमारे 6 स्वेटर के बराबर उनका एक स्वेटर होता है। ठीक है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ के बकरी के जो फर होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं। ठीक है, काफ़ी पतले होते हैं। हमारा एक हेयर, एक सिंगल हेयर उसके 6 हेयर के बराबर है। हमारा एक सिंगल हेयर उसके 6 हेयर के बराबर होता है, इतने पतले होते हैं। ठीक है, और पासमीना सॉल जो है वो हाथों से बनाए जाते हैं। इसे बनाने में 250 घंटे लगते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, दांडी मार्च देख लेते हैं। दांडी मार्च ये क्यों शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च दांडी मार्च ये क्यों शुरू हुआ था? इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह, ठीक है, ये नमक को लेकर के ये मार्च हमारा शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये चली थी। ठीक है, ये कहाँ तक हुई थी? ये 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी। हमारी दांडी मार्च जो की यात्रा जो थी ये 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली। ठीक है, ये यात्रा जो थी साबरमती से लेकर अहमदाबाद से लेकर दांडी यानी गुजरात तक चली थी। और क्यों चली थी? किसानों ने ब्रिटिश जो थे, ये दांडी मार्च की यात्रा क्यों चली थी? ये क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे वो लोग क्या किए थे, किसानों को नमक बनाने से इनकार कर दिए थे, उस पर रोक लगा दी थी। नमक बनाने पे रोक लग गई थी। ठीक है, इस कारण
दांडी मार्च जो होता है, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, गांधी जी ने किया था। 12 मार्च से शुरू हुआ था 1930 और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये कहाँ से कहाँ तक चला था? साबरमती से होते हुए अहमदाबाद से ये गुजरात तक चला था। साबरमती अहमदाबाद से लेके गुजरात तक ये सत्याग्रह हमारा चला था। ठीक है, और ये क्यों चला था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश लोग जो थे, वो लोग किसानों को नमक बनाने से इनकार कर दिए थे, उस पर रोक लगा दिए थे। क्लियर है? ये सारे जितने भी अभी डिस्कस की हूँ, ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग को ये सब जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स को एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइएगा। चलिए अब यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट जो भी रह गया है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग देखेंगे जो बच गया है वो सारा, अब कल देखते हैं। ठीक है, कल हम लोग थीम्स ऑफ ये EVS देख लेंगे, और वाहिदा फरीजम थी उनके बारे में जानेंगे, और कहाँ कहाँ के कौन कौन से डिश थे जो फेमस थे, जैसे हांगकांग का, ठीक है, केरला का, ये सारा कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और साथ में क्वेश्चन आंसर भी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है EVS में, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कुछ भी अगर डाउट्स रह गया हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स पे ज़रूर रिप्लाई भेजें, अपने कमेंट्स भेजें। ठीक है, तो बस रहने देते हैं अब यहाँ तक। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो भी सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नहीं है वो उन तक, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें कुछ हेल्प हो सके। तो आज रहने देते हैं, थैंक यू।